A very warm namaste to all my dear sisters. I am Dr. Alka Kumar from SL Raheja Hospital, Mahim, and I am a consultant gynecologist and obstetrician at this hospital. Our topic for discussion today is abnormal uterine bleeding. So, to understand this abnormal uterine bleeding, we have to know what is the normal uterine bleeding pattern. सो जो नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी जो नॉर्मल मेंसेस होते हैं वो एक हर महीने करीब 28 से 32 दिन के बीच में हर 28 या 32 दिन पर पीरियड्स आते हैं जो कि 3 या 4 दिन तक रहते हैं और कई बार फ्लो तो यूजुअली मॉडरेट ही होता है और पेशेंट्स को कई यानी लेडीज को थोड़ा सा माइल्ड या मॉडरेट पेन इस समय रहता है। सो ये रहा नॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न। अब जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न यानी असामान्य या अनियमित मासिक धर्म, व्हाट इज दिस? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। सो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कैन हैव डिफरेंट पैटर्न्स। इट कैन बी डिलेड यानी देर से आएगा, हर 2-3 महीने में आएगा, कुछ पीरियड स्किप हो जाएंगे, या बार बार आएगा, रिपीटेडली आएगा, फ्रीक्वेंटली आएगा, हर 15-20 दिन में पीरियड आएगा, या तो वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, पीरियड आने के बाद 15-20-25 दिन तक चलता रहेगा, या बहुत हैवी होगा यानी कि जो हम नॉर्मल पैड्स यूज़ करते हैं से एवरेजली हम 3 या 4 पैड्स दिन में यूज़ करते हैं, पेशेंट्स कहेंगे कि हम 7 या 8 पैड्स यूज़ करते हैं, तो ये हैवी फ्लो होता है। और इसमें कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, कई बार फ्लो हैवी भी होगा, लंबा भी होगा, जल्दी भी आएगा, तो हर प्रकार के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इसे हम अनियमित या असामान्य और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। एक चीज याद रखना है कि जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है वो एक सिम्टम है, सिर्फ वो कई डिजीजेस का एक कॉमन सिम्टम हो सकता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज abnormal uterine bleeding, we will divide a woman's life into 3 age groups. सो ये जो एज ग्रुप हम पहले एज ग्रुप कंसिडर करेंगे जो कि प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप है, यानी 10 to 20 ईयर्स तक आप अप्रॉक्सीमेटली समझिए। फिर हम लेंगे रिप्रोडक्टिव यानी चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप जो कि 20 to 40 ईयर्स तक है, और फिर हम कंसिडर करेंगे पेरीमेनोपॉजल, मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप जो कि 44 ईयर्स ऑनवर्ड से हम अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर करेंगे। एवरेजली मेनोपॉज 48 to 52 ईयर्स तक हो जाता है मोस्ट ऑफ द वुमेन में, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है पीरियड्स बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉमन कॉजेज, और जो कॉजेज हैं वो हर एज ग्रुप के लिए स्पेसिफिक कुछ कॉजेज होते हैं। प्यूबर्टी में कुछ कॉमन कॉजेज हैं और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के कुछ कॉमन यानी स्पेसिफिक कॉजेज होते हैं, और मेनोपॉजल एज ग्रुप में एक कुछ अलग कॉजेज होते हैं, और बहुत से कॉजेज यानी कारण हैं कि जो कि ओवरलैप करते हैं, वो आप हर एज ग्रुप में आपको मिलेंगे। पहले हम प्यूबर्टी या एडोलेसेंट एज ग्रुप का हम स्टडी करेंगे कि क्या इसमें कॉमन कॉजेज हो सकते हैं। जब एक यंग गर्ल को फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन जो नेक्स्ट पीरियड है वो हो सकता है कि उसको न आवे, 2-3 महीने के बाद आए, और अगर आया तो बहुत हेवी होगा या कंटिन्यूसली फ्लो होगा 15-20 दिन के लिए या महीने के लिए, तो ये एबनॉर्मल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सेल्फ करेक्टेड हो जाता है और सिंपल ट्रीटमेंट से करेक्ट कर सकते हैं। कई बार पेशेंट को सिर्फ एश्योरेंस देना पड़ता है कि ये कॉमन है, क्योंकि जो हमारा रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन सिस्टम है जिसे हम मेडिकल भाषा में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस कहते हैं, वो इमेच्योर होता है, डेवलप नहीं होता है, इसलिए हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग का पैटर्न देखते हैं। बट देयर आर अदर रीजंस विच यू शुड नॉट मिस आउट एट दिस एज। यू मस्ट लुक फॉर अदर कॉजेज, और कॉमन कॉजेज एज ग्रुप में है अनीमिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, एक्सेस वेट गेन, अंडर न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट, वेट बहुत कम है, और टीबी भी हो सकता है, दूसरे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डायबिटीज, थायराइड, तो ये कॉमन कॉजेज हैं जो कि हमें हमेशा रूल आउट करने चाहिए।
एडोलेसेंट एज में आजकल आप सुनते हैं कि पीसीओडी कॉमन है। तो पीसीओडी बेसिकली सिर्फ जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है वो एक सिम्टम है पीसीओडी का। पीसीओडी में और कई सारे सिम्टम्स हैं, which is a complex of symptoms, but abnormal uterine bleeding could be one of the symptoms in a PCOD patient. और रेयर डिसऑर्डर्स हैं जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह, उनको भी वी हैव टू रूल आउट अगर इस एज ग्रुप में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। और ये जो कॉमन कॉजेज हमने डिस्कस किए हैं ये आपको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी मिलेंगे और आपको ये मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में भी मिलेंगे। ट्रीटमेंट पर हम पीछे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली now we would come to the reproductive or the childbearing age group. So childbearing age group जैसे हमने कहा कि 20 to 40 years of age is usually when women have children, and at this stage it is very important to consider all bleeding disorders which could be pregnancy related, यानी pregnancy से संबंधित जो भी bleeding disorders होते हैं तो उनका भी हमें इन्वेस्टिगेट हमेशा करना चाहिए जब एक किसी स्त्री को एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्रेग्नेंट है लेकिन उसे पता नहीं चला प्रेग्नेंट है, या पीरियड्स कुछ दिन ओवरड्यू हो गए हैं लेकिन उसने कंफर्म नहीं किया है प्रेगनेंसी और अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो हो सकता है वो पूरा एबॉर्शन हो गया है या इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया है, या कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि थोड़ी ब्लीडिंग हुई, पेशेंट ने कहा कि नहीं मुझे तो पीरियड आया था, पर एक्चुअली वो प्रेग्नेंट होती है और वो प्रेगनेंसी एबनॉर्मल जगह पे होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। सो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज हमेशा कंसिडर करने चाहिए इस एज ग्रुप में। और दूसरे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं यानी यूट्रस, सर्विक्स, ओवरीज, उनके भी जो डिजीजेज हैं उनको हमेशा रूल आउट करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओवरीज को लें तो ओवरीज में सिस्ट हो सकता है जो कि सिंपल बिनाइन सिस्ट हो सकता है जो कि कॉमनेस्ट है इस एज ग्रुप में, लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी हो सकते हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, हीमोरेजिक सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, म्यूसिनस सिस्ट एंड समटाइम्स ओवेरियन कैंसर्स भी हो सकते हैं। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, पॉलिप्स भी कॉमन है, और सर्विक्स में अगर हम देखें तो कई बार अल्सर होगा या जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में सूजन कहते हैं या जख्म कहते हैं या अल्सर कहते हैं। तो these things are again very common and all these can be a cause of abnormal uterine bleeding. Now we come to the third age group which is the perimenopausal, menopausal and the postmenopausal age group. पेरीमेनोपॉजल मतलब कि पीरियड्स एक्चुअली बंद होने के कुछ साल पहले बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस शुरू हो जाती हैं जो कि हार्मोन्स के कमी से होती हैं। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन सिस्टम है वो धीरे धीरे हार्मोन्स कम हो जाते हैं उसमें, और एक हम अनियमित पैटर्न इस समय देखते हैं। फिर एक्चुअल मेनोपॉज आता है जबकि पीरियड 6 to 12 मंथ्स नहीं आए तो हम सोचते हैं कि हाँ अब तो पीरियड्स डेफिनेटली बंद हो गए हैं। फिर पोस्ट मेनोपॉजल यानी पीरियड्स बंद हो गए, साल 2 साल नहीं आए, फिर अचानक ब्लीडिंग शुरू हो गई। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एज ग्रुप में पोस्ट कॉइटल ब्लीड यानी रिलेशन रखने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उस पर भी थोड़ा उस सिम्टम को भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सो इस एज ग्रुप में जो भी सिम्टम्स हैं उसका हमेशा मेडिकल हेल्प जल्दी लेना चाहिए। Now why this is important? See, most of the causes as we discussed could be common. जो reproductive age group के causes हैं यानी फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, सर्वाइकल इरोजन या ओवेरियन सिस्ट, वो इस एज ग्रुप में भी पाए जाते हैं। लेकिन इस एज ग्रुप में बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड अदर डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर ओबेसिटी, ऑल दीज आर वेरी कॉमन, and because of obesity, hypertension, diabetes, the risk of malignancy increases. So इस एज ग्रुप में हमें हमेशा एक चिंता रहती है कि हम कोई malignancy को मिस नहीं करें। और कॉमन मेलिग्नेंसीज जो गायनेक मेलिग्नेंसीज हैं वो यूट्राइन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज a little more common in menopausal age group, and patients who are obese, diabetic, hypertensive,
उनमें यूट्राइन कैंसर का थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। तो इसलिए इस एज ग्रुप में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिकल हेल्प हमेशा लेनी चाहिए और जल्दी लेनी चाहिए। और जो भी मतलब एज ग्रुप हो, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले तो वो आपको क्लिनिकली सब चेकअप करेंगे। कुछ चेकअप पे आपको कुछ मिलता है, उनको कुछ एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पॉजिटिव मिलती हैं, तो वो कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे या सोनोग्राफी करेंगे। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल पे पैप्समियर वगैरह भी करेंगे। सो जो भी टेस्ट हैं उन्हें कराना चाहिए और उसके बेसिस के ऊपर आपकी आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड होगी। Now treatment again has some common principles. So at every age group, and I always say womb to tomb, it is very important that we have a healthy lifestyle. Our diet should be healthy, nutritious, so that our weight is under control. ना हम overweight हो, ना हम underweight हो, हमारा adequate weight होना चाहिए. This is a very important tip which I tell all my patients कि अगर वेट हेल्दी है, डाइट हेल्दी है और हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है और हमारा एक प्रॉपर चाहे 15-20 मिनट्स का एक रोज का एक एक्सरसाइज रेजिम हो, तो वी कैन अवॉइड मोस्ट ऑफ दीज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। एंड इफ वी स्टार्ट इन द यंगर एज, यू नो, अ हेल्दी डाइट, बिकॉज आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं एंड ऑयली फूड बहुत खाते हैं। So it is very important that the diet should be very healthy, nutritious, and parents must put in some extra efforts to see that their children are taking a healthy diet right from beginning. So जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो प्यूबर्टी और एडोलेसेंट एज में जो ट्रीटमेंट है, तो बिसाइड्स हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल, यूजली सम विटामिन्स is helpful and assurance is very important. Very often these problems are self-corrected by these simple things. और कई बार एडोलेसेंट एज में अगर पीसीओडी है या कुछ और प्रॉब्लम है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी हेल्प करती है, बट वी यूजली ट्राई टू गिव इट व्हेन द गर्ल हैज मैच्योर्ड एंड शी हैज अटेन्ड हर फुल हाइट, तब हम हार्मोन्स वगैरह स्टार्ट करना प्रिफर करते हैं। So the other thing is now we come to the reproductive age group. Reproductive age group में भी जो ये हमने ट्रीटमेंट बताई है, ये सेम चीज़ इसमें हर एज ग्रुप में मैंने कहा कि इसे फॉलो करना चाहिए कि डाइट शुड बी हेल्दी, वेट शुड बी एडिक्वेट एंड विटामिन्स एज एंड व्हेन नीडेड यू शुड टेक। बट जो प्रॉब्लम्स हैं इस एज ग्रुप में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लीडिंग है तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट करेगी। और सपोज आपको फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं या सर्वाइकल इरोजन है, तो एक बार आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि ये बिनाइन है, तो ये दोनों मेडिकल मैनेजमेंट इज ऑलवेज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन दिस एज ग्रुप ऑल्सो। और अगर सपोज फाइब्रॉइड बड़ा है या पॉलिप आपका सिम्टम दे रहा है या सर्वाइकल इरोजन आपको तकलीफ दे रहा है, तो तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट में भी इस एज ग्रुप में हमेशा हमारा एम रहता है कि हम यूट्रस को कंजर्व करें, यानी कंजर्विंग सर्जरीज होती हैं, यूट्रस कंजर्विंग सर्जरीज। और हमारा दूसरा एक इसमें एम होता है कि आपका जो फर्टिलिटी है फंक्शन, रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन है और मेंस्ट्रुअल फंक्शन है, वो हम मेंटेन करना चाहते हैं। सो दिस इज यूजली द गाइडलाइंस विच मोस्ट ऑफ अस फॉलो एट दिस एज। Again at this age sometimes hormonal treatment can be given, which is again to be taken under the supervision of a gynecologist. Do not self-medicate yourself. Always get a clinical checkup done, confirm the diagnosis and take a proper treatment with the doctor. Now the last group which we come to is the menopausal group. तो इसमें भी कई बार जो हमने जो कारण डिस्कस किए हैं यूजली वो बेनाइन होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैलिग्नेंसी मिस आउट नहीं करना चाहिए। सो इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म कि मैलिग्नेंट नहीं है आपकी बीमारी, एंड देन द ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द कॉज। अगेन अगर फाइब्रॉइड्स हैं, बड़े हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो उन्हें निकालना पड़ेगा या यूट्रस निकालना पड़ेगा। अगर ओवरीज का प्रॉब्लम है और इस उम्र में डेफिनेटली हम हिस्टेक्टमी प्रेफर करते हैं, अगर चांसेस हैं कि आगे चल के या मैलिग्नेंट हो जाए या कुछ फिलहाल तकलीफ दे रहा हो। सो बेसिकली अगर मैलिग्नेंट है तो डेफिनेटली सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, और उसकी सर्जरी
जो होती है, जो सर्जिकल स्टेप्स होते हैं, वो एक बिनाइन पैथोलॉजी से अलग होते हैं. So all this has to be considered after meeting your doctor. So today I am ending my talk at a note that if there is any abnormal bleeding, please visit your doctor. Do not hide your symptoms, do not conceal your symptoms, and take medical help at the earliest. And one more thing I would like to add is that today, still there are a lot of patients who are scared to come to hospitals, visit doctors because of COVID. But I would like to assure you that most of us have started practice since last 2 months, and we are attending all types of patients. Hospitals ने, सभी major hospitals ने और private clinics पूरा precaution लेती हैं. COVID का सब segregation होता है patients का, and do not have the fear that you will contact COVID. So feel comfortable, meet the hospitals, doctors, and seek medical help. And in case anyone who wishes to come to Raheja Hospital, we have our telephone numbers. You can contact them. They would guide you with all the details. Thank you very much and wish you a great day ahead.